हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईपीएल 2022 के धमाकेदार शुरुआती मुकाबले का, जो कि खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में। दोस्तों, एक धमाकेदार मुकाबला होने वाला है क्योंकि ये मुकाबला खेला जाएगा ईडन गार्डन्स कोलकाता पे। इस मुकाबले से रिलेटेड हर एक पहलू पे चर्चा करेंगे, फुल प्रीव्यू आपको देंगे और कोई भी डिटेल हम आपसे मिस नहीं होने देंगे। लेकिन वीडियो हमें आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा। तो चलिए तो शुरू करते हैं अपनी आज की पूरी एनालिसिस। अपने प्रीव्यू का पूरा स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच होने वाले महामुकाबले की। देखिए दोस्तों, मुकाबले की अगर बात की जाए ना, तो पिछले साल की जो विनर है कोलकाता, इस साल भी वो मतलब टूर्नामेंट फेवरेट की तरह उतरेंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है ना कि उनका जो उन्होंने अपना कोर बनाया है, मतलब अपना स्क्वाड बनाया है, वो काफी चीजें ध्यान में रख के बनाया है और काफी बेहतरीन स्क्वाड बनाया है। मतलब कि हुआ क्या था ना, इस साल मेगा ऑक्शन हुआ था, यानी कि जो पूरी टीम थी लगभग सारी टीम डिसमेंटल हो गई थी, डिसॉल्व हो गई थी। पर हर फ्रेंचाइज के पास ऑप्शन था कि आप अपने कुछ खिलाड़ी रिटेन कर सकते हैं, जिनमें डोमेस्टिक प्लेयर के लिए क्राइटेरिया अलग था, इंडियन मतलब जो प्लेयर थे उनके लिए क्राइटेरिया अलग था। मतलब कैप्ड इंडियन प्लेयर और अनकैप्ड इंडियन प्लेयर दो कैटेगरी कर दी गई थी, प्लस फॉरेन प्लेयर का कैटेगरी अलग रखी गई थी। तो बड़ा दिमाग लगा के इनके मैनेजमेंट ने कुछ प्लेयर्स को रिटेन किया और जब ये ऑक्शन में गए तो वहां भी इन्होंने काफी स्मार्ट मूव्स खेले हैं। जो भी मतलब इनकी टीम में कमी पेशी थी सबको इन्होंने रिप्लेस किया है। लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट की स्ट्रेटेजी पे अब ये भी जाने लगे हैं कोलकाता नाइट चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की तरह। इसीलिए इनका स्क्वाड ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है और अपने होम कंडीशंस पे मुझे कोलकाता नाइट राइडर्स ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरा विन प्रिडिक्शन पूछोगे तो 60% मैं कोलकाता को दूंगा और 40% में देने वाला हूं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में। चलिए दोस्तों, अब जरा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स की। तो उनके स्क्वाड पे सबसे पहले हमारी नजरें होंगी, क्योंकि देखिए स्क्वाड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो शुरुआत हम करेंगे कोलकाता के स्क्वाड से, उसके बाद हम बात करेंगे बेंगलुरु की। तो अगर आप कोलकाता नाइट राइडर्स का स्क्वाड देखोगे ना, तो अजिंक्य रहाणे इनके कैप्टन है। भाई, इस खिलाड़ी के ऊपर थोड़ी सी बात तो बनती है कि एक टाइम पे लग रहा था कि इनको कोई खरीदेगा भी कि नहीं खरीदेगा, भगवान ही मालिक था इनका। लेकिन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जिन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी है ना, इनका जो सीजन गया है डोमेस्टिक का वो बेहतरीन गया है। और कोलकाता नाइट राइडर्स ने श्रेयस अय्यर को रिलीज किया था, तो वो भी एक एक्सपीरियंस कैप्टन ढूंढ रही थी, एक भरोसेमंद प्लेयर ढूंढ रही थी। तो अय्यर की ना एक बेहतरीन रिप्लेसमेंट इनको मिली है कि जो रहाणे के पास एक कैपेबिलिटी है कि वो ओपन भी कर सकते हैं, वो 3 नंबर भी खेल सकते हैं और 4 नंबर भी खेल सकते हैं। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने जिस हिसाब की परफॉर्मेंस दी है, एक वीकनेस इनकी मानी जाती थी कि जब तक पावर प्ले चलता था उस कंडीशन में तो रहाणे अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाते थे, मगर जैसे ही पावर प्ले खत्म होता था तो उनका स्ट्राइक रेट गिर जाता था क्योंकि दायरा खुल जाता था। बट इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इन्होंने इतने छक्के मारे हैं ना, मतलब शुरू से लेके एंड तक बैटिंग करी है। 90 प्लस के स्कोर तो कई 2-3 बार बना दिए, 80 से 90 के बीच में। तो दायरे के बिना भी रन बनाने की काबिलियत इन्होंने मतलब अडेप्ट कर ली है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि केकेआर ने इनको पिक किया, इनफैक्ट पिक ही नहीं किया, अपनी टीम का कैप्टन भी बना दिया है। तो एक्सपीरियंस प्लेयर और जो कैप्टन ढूंढ रही थी केकेआर, मुझे लगता है रहाणे वो डेफिनेटली हैं। तो अजिंक्य रहाणे इनके कैप्टन है। फिर युवा अंकुश रघुवंशी को उन्होंने फिर से अपनी टीम में शामिल किया है। मनीष पांडे जो एक जमाने में केकेआर के लिए खेला करते थे, वापसी उन्होंने भी करी है। रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, अनुकूल रॉय, मोइन अली, रोमन पॉवेल, वेंकटेश अय्यर, सुनील नारायण, लवनीश सिसोदिया, क्विंटन डिकॉक, रहमानुल्लाह गुरबाज, हर्षित राणा, ऑनरिक नॉर्किया, मयंक मार्कंडे, चेतन सागरिया, जो कि अभी उमरान मलिक को उन्होंने पहले पिक किया था, तो वो इंजरी के चलते इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए, इसलिए उनकी जगह पे चेतन साकरिया को स्क्वाड में रखा गया है। वैभव अरोड़ा, स्पेंसर जॉनसन और वरुण कमाल चक्रवर्ती, मतलब वरुण चक्रवर्ती। तो ये इनका केकेआर का पूरा स्क्वाड है। अब अगर आप इस स्क्वाड की बात करोगे ना, तो मतलब इसमें आपको कोई ऐसा प्लेयर नहीं मिलेगा जो हल्का हो, हर एक प्लेयर इसमें मैच विनर है। अब मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा खिलाड़ी इस टीम के स्क्वाड में नहीं है जो इन एक्सपीरियंस हो। सबके पास एक्सपीरियंस है, आईपीएल खेलने के भी एक्सपीरियंस बहुत खिलाड़ियों के पास है। मुझे लगता है इस पूरी लिस्ट में मुझे एक ही नाम है जो लवनीश सिसोदिया का नाम नजर आ रहा है, जो मुझे लगता है कि इस पूरे स्क्वाड में सबसे कम एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी होंगे, वरना उनके अलावा तो मुझे कोई नजर आ नहीं रहा है। तो ये स्क्वाड देख के ना सामने वाली टीम कहीं ना कहीं तो हिलेगी भाई। मतलब
बैटिंग फुल कवर्ड है इनकी, बॉलिंग फुल कवर्ड है, स्पिनर इनके पास फुल कवर्ड है, चाहे रिस्ट स्पिनर हो, फिंगर स्पिनर हो, हर एक चीज इनके पास मौजूद है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि इस मैच के जो फेवरेट्स है ना वो कोलकाता नाइट राइडर्स ही हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो कोलकाता नाइट राइडर्स ही है। अब दोस्तों जरा बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की, क्योंकि इतना बड़ा इनका स्क्वाड है ना, तो उसमें प्लेइंग 11 चुनने में तो काफी ज्यादा दिक्कत आई मुझे। देखिए ना, अभी कुछ पता नहीं है कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, तो प्लेइंग 11 पे आप एक बार निगाह मार लीजिए। सबसे पहले तो जरा इनके कप्तान के दर्शन कर लीजिए, ऐसे दिखाई देंगे आपको इनकी कप्तान अजिंक्य रहाणे। एक क्यूट सी स्माइल है, और भाई केकेआर कैप्टन बनोगे तो स्माइल तो फेस पे आनी ही आनी है। इसको बोलते हैं ना कि किस्मत, वेट करिए, मेहनत करते रहिए, उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे हमको साफ देखने को मिल रहा है कि अजिंक्य रहाणे इतने सीनियर प्लेयर हैं टीम इंडिया के, मतलब थॉट प्रोसेस में भी नहीं है, और केकेआर का कप्तान कहीं ना कहीं इनका करियर भी रिवाइव कर सकता है। मैं T20 और वनडे की बात तो नहीं कर सकता, पर रेड बॉल क्रिकेट में शायद इनकी वापसी इस टूर्नामेंट के बाद हो सकती है। मेरे अकॉर्डिंग जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 रहने वाली है वो आपके सामने है। इसमें क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण ओपन करेंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है ना कि केकेआर ने इसी फॉर्मूले पे चल के पिछला टूर्नामेंट जीता था, तो मुझे नहीं लगता कि वो उसको चेंज करने के मूड में है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर उसको राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन को मेंटेन करना है तो हो सकता है कि सुनील नारायण के साथ आपको कप्तान अजिंक्य रहाणे ओपन करते हुए दिखाई दें, या फिर दोस्तों ये भी हो सकता है कि रहमान उल्ला गुरबाज खेले और क्विंटन डिकॉक ड्रॉप हो जाए, तो रहमान उल्ला गुरबाज और सुनील नारायण भी ओपन कर सकते हैं, जो कि फाइनल मुकाबला था 2024 का आईपीएल का, उसमें भी यही जोड़ी ओपन करती हुई आई थी। फिर 3 नंबर पे आपको रहाणे दिख जाएंगे, उसके बाद वेंकटेश अय्यर, फिर मैंने रखा है रमनदीप सिंह को, क्योंकि उनका डोमेस्टिक इस बार बहुत अच्छा गया है। हालांकि इनकी जगह पे अंकिश रघुवंशी भी हो सकते हैं, तो वो तो जब प्लेइंग 11 कंफर्म आएगी तभी हम बता सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि अंकिश रघुवंशी को ये एज एन इम्पैक्ट प्लेयर भी टीम यूज कर सकती है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए। फिर आएंगे भरोसेमंद रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, हर्षित राणा, स्पेंसर जॉनसन, वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा। अब देखिए दोस्तों, स्पेंसर जॉनसन को मैंने इसलिए जगह दी है कि लास्ट सीजन इनकी टीम से खेले थे मिचेल स्टार्क, जो कि लेफ्ट आर्म पेसर थे, और सामने वाली जो टीम है ना वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, उसमें ना राइट हैंडर्स की भरमार है। तो इसी वजह से जो लेफ्ट आर्म पेसर है कहीं ना कहीं इनको तंग कर सकते हैं, और ईडन गार्डन्स में थोड़ा बहुत तो पेस बॉलिंग को मदद मिलती ही मिलती है। हल्की सी मूवमेंट और स्पेंसर जॉनसन ने कहीं विराट कोहली की विकेट निकाली तो आरसीबी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो ये दोस्तों प्लेइंग 11 है। बाकी बॉलिंग में देखिए इनके पास हर्षित राणा है, वैभव अरोड़ा है, तो मुझे लगता है कि इस स्क्वाड के हिसाब से स्पेंसर जॉनसन और वैभव अरोड़ा जो है ना वो स्टार्ट करेंगे इस पारी की बॉलिंग अटैक की। उसके बाद मिडिल ओवर में आपको हर्षित राणा, आंद्रे रसल दिखाई देंगे, फिर वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण दिखाई देंगे। डेथ की बात करोगे तो डेथ में आपको वापस से यहाँ पे हर्षित राणा, स्पेंसर जॉनसन और आंद्रे रसल बॉलिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। बीच में एक आधा ओवर या तो रमनदीप सिंह से भी डलवाया जा सकता है, और वेंकटेश अय्यर भी अपने हाथ घुमा सकते हैं। बाकी कहीं ना कहीं इस टीम का दारोमदार सुनील नारायण की बैटिंग पे फिर से एक बार टिकेगा। शुरू के 2-3 मैच तो मुझे लगता है कि ये लोग सुनील नारायण को एज अ ओपनर ट्राई करेंगे। अगर ये चलते हैं, वही पुराना फ्लो पकड़ लेते हैं 2024 वाला, तो इनके साथ वो स्टिक करेंगे। बट अगर कहीं सुनील नारायण फ्लॉप होते हैं तो प्लान में चेंज करेंगे। मुझे लगता है वेंकटेश अय्यर ओपनिंग स्लॉट में भी जा सकते हैं। अब दोस्तों ये तो थी बात आपकी कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 की। अब जरा बात थोड़ी वेन्यू की भी कर लेते हैं कि किस वेन्यू पे ये मुकाबला होने वाला है। मुकाबला दोस्तों ईडन गार्डन्स कोलकाता में होने वाला है। जरा एक बार आप वेन्यू पे भी नजर मार लो, ये शानदार स्टेडियम आपके सामने है, इस पे मुकाबला होगा। पहले मतलब इस स्टेडियम की कैपेसिटी ज्यादा थी और ये स्पिन फ्रेंडली स्टेडियम ज्यादा था, बट आज के टाइम में ना जब से इसका रेनोवेशन हुआ है उसके बाद से जो ये स्टेडियम है ना, ये पेसर फ्रेंडली भी हो गया प्लस बैटिंग फ्रेंडली भी हो गया। देखिए मैं एक चीज और बता दूं कि अभी इंटरनेशनल मैच भी हुआ था इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, जिसमें इंग्लैंड की टीम बहुत सस्ते में सिमट गई थी। वहां पे स्पिनर्स को काफी मदद मिल रही थी, बट ये ना लीग का मैच है। बीसीसीआई ने भी रूल निकाल दिया था, वो ये कह दिया था कि 15-20 दिन पहले जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया गई थी कि जितने भी आईपीएल में इस्तेमाल होने वाले ग्राउंड उन पे कोई भी डोमेस्टिक मैच ना कराया जाए, कोई भी प्राइवेट लीग ना कराई जाए, बिल्कुल फ्रेश विकेट रखा जाए ताकि जो आईपीएल में विकेट यूज हो वो एकदम फ्रेश हो। तो उसका पालन किया गया है और एकदम फ्रेश विकेट आपको मिलेगा, बेहतरीन विकेट मिलेगा। एक तरह से आप समझ लो ना, लगभग आपको पाटा विकेट ही मिलेगा जहां पे बॉल बैट पे अच्छे से आएगा, क्योंकि कोलकाता है, उनकी हैवी बैटिंग लाइन पे हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, तो वो अपने होम का एडवांटेज जरूर उठाएंगे। अब जरा वेन्यू के स्टैट्स पे नजर मारोगे तो कुल मिला के इस वेन्यू पे 95 मुकाबले खेले जा चुके हैं।
इसमें जो टीम पहले बल्लेबाजी करी है उसे मात्र 39 मैचों में जीत हासिल हुई है। वहीं चेस करने वाली टीम को 56 मुकाबलों में 200 जीत हासिल हुई है। इससे साफ पता चलता है कि ये चेजिंग बायस्ड वेन्यू है। यहाँ पे जो भी टीम टॉस जीतेगी वो आंख बंद करके बोलेगी भाई हम तो चेस करेंगे। एवरेज स्कोर की आप बात करोगे तो यहाँ पे 180 रन है, यानी कि जो टीम पहले खेलती है वो 180 रन तो बनाती ही बनाती है। हाईएस्ट टोटल यहाँ पे था 261 रन 6 विकेटों के नुकसान पे। ये वही मैच है जो पिछले ही सीजन खेला गया था पंजाब किंग्स और कोलकाता के बीच में, और पंजाब किंग्स ने इस टोटल को चेस कर लिया था। उन्होंने 261 रन चेस किए थे, अपने मात्र 2 विकेट खोजे। सोचिए इतना बड़ा टोटल टी20 में इस वेन्यू पे चेस हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बेहतरीन बैटिंग के लिए विकेट होने वाला है। लोएस्ट टोटल की बात करोगे तो वो है 49 रन 10 विकेटों के नुकसान पे। अब एक मजे का स्टैट बताता हूँ कि जो 49 रन 10 विकेटों पे ना, ये भाई साहब आरसीबी ने ही बनाया है इस वेन्यू पे, और कल मुकाबला आरसीबी का ही है। अब बात कर लीजिए स्कोरिंग पैटर्न पे भी एक निगाह मार लीजिए तो 150 से कम यहाँ पे 27 बार बना है। मोस्टली ये वो मुकाबले हैं जो पहले खेले गए थे, अब यहाँ पे इतने कम रन बनते नहीं है। बट अगर फिर भी कोई टीम 150 से कम बना रही है तो उसने बहुत खराब बैटिंग करी होगी यार। 150 से 170 के बीच 21 बार बन चुका है, और अबव 190 18 बार बन चुका है। इस सीजन ये जो अबव 190 का आंकड़ा है ना, देखिएगा ये 18 से लगभग 23-24 तो पहुंच ही जाने वाला है। तो बात हो गई दोस्तों वेन्यू की। अब जरा निगाह मार लेते हैं कि हेड टू हेड मुकाबला की जो दोनों टीमें हैं ना, आपस में इनका क्या सिनेरियो है इस पूरे आईपीएल में, किस हिसाब की राइवलरी चल रही है। तो मैंने पिछले 5 साल के आंकड़े उठाए। उसका रीजन ये है कि यार देखिए ज्यादा आंकड़े उठाने का भी कोई मतलब नहीं है। ज्यादा पुराने आंकड़े भी अगर आप रखोगे ना तो उसका कोई यूज तो है नहीं, क्योंकि देखिए स्क्वाड चेंज हो चुका है, प्लेइंग कंडीशंस है वो चेंज हो चुकी है। इसलिए मैंने थोड़े से जो आंकड़े हैं ना वो पुराने इस्तेमाल किए हैं, ताकि एक एक्यूरेट आपको चीज पता लग सके। तो दोनों टीमों ने पिछले 5 सालों में कुल 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें पड़ला जो है वो कोलकाता नाइट राइडर्स का भारी है, क्योंकि उन्होंने 6 मुकाबलों में जीत हासिल करी है। वहीं आरसीबी ने मात्र 4 मुकाबलों में जीत हासिल करी है। अगर आप रीसेंट फॉर्म की दोनों टीम में बात करोगे तो ये आईपीएल के ही पिछले साल के आंकड़े। इसमें कोलकाता नाइट राइडर्स ने लगातार सारे मैच जीते थे, एक मैच इनका अबेंडन हुआ था, और जो इनकी लास्ट विक्ट्री थी वो थी टूर्नामेंट की विक्ट्री, यानी कि ट्रॉफी उठाई थी इन्होंने। वहीं उल्टा आप आरसीबी को देखोगे तो स्टार्टिंग का जो हाफ था ना आईपीएल का पहला फेज, एकदम बॉटम पे चल रही थी। उसके बाद उन्होंने कमाल का कमबैक किया, बैक टू बैक मैचेस जीतते हुए चले और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया। मगर प्लेऑफ का जो मेन मुकाबला था वो आरसीबी हार गई और टूर्नामेंट से हो गई बाहर। तो खैर उसका तो उनको मलाल रहेगा, पर इस साल शायद वो कोशिश करेंगे इंप्रूव करने की और अच्छी परफॉर्मेंस देने की। ये तो था दोस्तों हेड टू हेड आंकड़ा। तो कोलकाता का पलड़ा भारी, मुझे लगता है जो 11वां मुकाबला है वो 7-4 होने के पूरे पूरे आशंका है। अब जरा दोस्तों नजर मार लेते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के स्क्वाड पे, और अब बात होगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। देखिए ये जो टीम है ना सबकी फेवरेट है 18 सालों से, मतलब एक भी बार इसने टाइटल नहीं जीता है, फिर भी ये सबकी फेवरेट है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है ना, इसके फैंस यार बहुत लॉयल है। मतलब बोलते ना कि आपने क्या उखाड़ा है, तो इस टीम ने टूर्नामेंट में उखाड़ा बहुत कुछ है, बस ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। और फैंस कमाए हैं भाई, जेन्युइन फैन है। हर साल इनकी टीम आती है, लगता है कि आरसीबी इस साल जीतेगी पर हारती है। 18वां सीजन है और इनके फैन उसी जोशो खरोश से आएंगे और अपनी टीम को फिर से सपोर्ट करेंगे, इस उम्मीद में कि यार इस बार तो विराट कोहली और उनकी आरसीबी की टीम कप उठा ले। हम भी वेट कर रहे हैं कि भाई कोई नया विनर हमको मिले, और अगर नया विनर मिलना ही है तो अगर वो आरसीबी होगी उससे बेहतरीन क्या होगा। अब अगर आप स्क्वाड पे नजर डालोगे ना तो इस स्क्वाड में मैं शॉर्ट एनालिसिस में आपको बता ही चुका हूँ कि क्या कमी है, फिर भी एक नजर मार लेते हैं। रजत पाटीदार कैप्टन है, नए कैप्टन चुने गए विराट कोहली, फिल शॉट, जितेश शर्मा, पाटिकल, स्वस्तिक छिकारा, लिविंगस्टन, कृणाल पांड्या, टिम डेविड, रोमारियो शेपर्ड, एम भंडांगे, जेकब बेथल, जॉश हेजलवुड, रसिक दर सलाम, सुयश शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, नुआन तुषारा, लुंगी निधि, एम राठी, यश दयाल और ए सिंह। अभी ए सिंह कौन है, अभी इनका मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, मैं देख के आपको बता दूंगा। बाकी अब आप अगर बात करोगे इस स्क्वाड की, तो भाई स्क्वाड तो बेहतरीन है, बस दिक्कत यही कि जो इंडियन एक्सपीरियंस प्लेयर ये टीम हमेशा लेना भूल जाती है मिडिल ऑर्डर में, तो फिर इनकी पूरी गाड़ी ना आके अटकती है विराट कोहली पे। अब थोड़ा बहुत रजत पाटीदार पे अटकेगी। रीजन क्या है ना, देखिए देवदत्त पडिक्कल इन्होंने लिए, वो बहुत बुरी फॉर्म से गुजर रहे हैं, उतनी अच्छी कोई फॉर्म इनकी है नहीं। डोमेस्टिक में अच्छी फॉर्म रहती है, मतलब ये नहीं कहेंगे कि बैड बैच चल रहा है, डोमेस्टिक में इनकी फॉर्म बहुत अच्छी है। बट अगर आप आईपीएल के लिहाज से देखोगे तो इनकी फॉर्म बिल्कुल नहीं चलती है। पिछले 2 साल से बैक टू बैक की आईपीएल में जब एंट्री लेते तो डोमेस्टिक सीजन बहुत अच्छा होता है, बट आईपीएल में आगे पता नहीं इनको कहा सांप सूंघ जावा था, का हो जावा था, रन ही बनाना भूल जावा था। तो अब ये तो था पूरा स्क्वाड आपके सामने। अब जरा दोस्तों एक बार निगाह मार लीजिए आप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 हमने बनाई है उसका क्या हिसाब किताब है।
ये आपके सामने है। एक बार जरा आप लोग निगाह मार लीजिए अपने द ग्रेट विराट कोहली के ऊपर, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। देख लीजिए भाई, ये एग्रेशन और यही एटीट्यूड इस बार इनके फैंस को भी चाहिए कि घूम फिर के इनको ये ट्रॉफी दिला सके। 18वां सीजन है, 18 नंबर है, विराट कोहली को बहुत पसंद है, तो मुझे लगता है इस बार तो कुछ चमत्कार होगा। अगर आप बात करो प्लेइंग 11 की स्टार्टिंग हमारे हिसाब से जो होगी वो होगी फिल सॉल्ट और देवदत्त पडिक्कल आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे, विराट कोहली 3 नंबर खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों ये भी हो सकता है कि पडिक्कल आपको खेलते हुए ही ना दिखाई दे, तो फिल सॉल्ट और विराट कोहली आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। या ये भी हो सकता है कि फिल सॉल्ट के साथ आपको विराट कोहली ओपन करते हुए दिखाई दें और देवदत्त पडिक्कल आपको 3 नंबर पे खेलते हुए दिखाई दें। 4 नंबर का स्लॉट जहां तक मैं मानता हूँ कि रजत पाटीदार अपने पास रखेंगे, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि इनकी स्पिन खेलने की एबिलिटी। इस पूरे स्क्वाड में यही एक ऐसे बैट्समैन है जो कोलकाता नाइट राइडर्स की जो स्पिन थ्रेट है ना, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण, इनको नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। क्योंकि भाई ये बंदा स्पिन बहुत शानदार खेलता है। इनका जो कैप्टन है रजत पाटीदार, बस दिक्कत यही है कि यार कैप्टन बन गए, अब कैप्टेंसी के बाहर के आगे कहीं इनकी बैटिंग मतलब कि बिखर ना जाए, बैटिंग से सफर ना करना पड़े, कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े आरसीबी को। बट रजत पाटीदार एज अ प्लेयर, वो भी अगेंस्ट स्पिनर, तो बेहतरीन प्लेयर है भाई। लंबे लंबे छक्के मारता है, एकदम ही गेम का जो मोमेंटम है ना वो अपनी टीम के हक में ले आता है। उसके बाद आएंगे जितेश शर्मा, फिर कृणाल पांड्या, लियाम लिविंगस्टन, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, जॉस हेजलवुड और रसिक सलाम। देखिए दोस्तों, जॉस हेजलवुड अगर नहीं खेलते हैं तो बात अलग है, बट पूरे पूरे चांसेस है कि जॉस हेजलवुड आपको खेलते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। बाकी सुनने में यह आया कि शायद जॉस हेजलवुड टीम के साथ जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, मेरे ख्याल से जुड़ गए, तो चांसेस तो हेजलवुड के खेलने के। और अगर हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार खेलते हैं और थोड़ा सा भी हवा में मूवमेंट है तो कोलकाता नाइट राइडर्स की ना बैंड बजना तो तय है। बट अगर मदद नहीं होगी तो बात अलग है। फिर भी ये दोनों बॉलर्स ऐसे हैं ना कि जो टप्पे पे बॉल डालते हैं, मतलब कहीं आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, एकदम टप्पे पे ही बॉल डालेंगे। तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही एक ऐसे हैं जो आरसीबी की नैया कल पार लगा सकते हैं। अगर इनकी पिटाई लग गई तो आप ये मान के चलो कि आरसीबी को फिर कोई भी नहीं बचा सकता। तो जो 60-40 का मैंने किया है ना, जो प्रिडिक्शन करी है कोलकाता नाइट राइडर्स ये मैच जीतेगा, तो कोलकाता ही ये मैच जीतेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कोलकाता पहले बैटिंग करे, एक अच्छा टोटल लगाए और आरसीबी उसको चेस कर जाए। उसमें आरसीबी के चांसेस हैं कि भाई हाँ, ये फंसा सकती है कोलकाता को चेजिंग में। बट पहली बैटिंग अगर आरसीबी करती है तो चांसेस काफी कम है कि वो कोलकाता से ये मैच जीत सके। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे हम रसिक सलाम की। ये जो बॉलर है ना, ये युवा बॉलर है, इकोनॉमी थोड़ी सी हालांकि ज्यादा है, पर जब भी ये बॉलिंग करता है विकेटें जरूर चटकाता है। लास्ट ईयर दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे थे, काफी विकेटें दोस्तों इन्होंने मारी, तो ये शानदार बॉलर है। कुणाल पांड्या को भी आप मिस नहीं कर सकते, वो भी एक्सपीरियंस प्लेयर है। अब दिक्कत ये है ना कि इनके साथ एक और इनकी जो स्क्वाड है ना आरसीबी की, भाई मतलब कि आप ये समझ लो उसमें काफी कुछ चल रहा हुआ है कि आप किसको लें किसको ना लें, किसको टीम में रखें। जो बोलते हैं ना कि स्वीट सरदर जो होता है किसी टीम के पास, तो वो आरसीबी के पास है। तो आरसीबी के पास एक स्वीट स्वीट सरदर्द मैं बोलूंगा वो रखा हुआ है, क्योंकि स्वप्निल सिंह इनके पास एक ऑलराउंडर है। तो स्वप्निल सिंह खेलेंगे या कृणाल पांडे खेलेंगे, दोनों में से एक ही प्लेयर खेलने वाला है। उसका रीजन ये है कि लास्ट ईयर जो स्वप्निल सिंह थे ना इनकी टीम के लगी चाम बन के आए थे, कि जैसे ही स्वप्निल सिंह की इनकी टीम में एंट्री हुई, टीम में जीतना शुरू कर दिया। और बैक में एक न्यूज ये भी है कि मतलब बैकएंड में कि स्वप्निल सिंह और कृणाल पांडे की शायद आपस में बनती नहीं है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इससे अपने पर्सनल जो इनके मैटर है उससे हटके टीम के लिए खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते हैं। बाकी एक चीज और है कि फिल सॉल्ट और लियाम लिविंगस्टन, इनकी फॉर्म कुछ खास चल नहीं रही है। हालांकि फिल सॉल्ट को स्टार्ट जरूर मिला था इंडिया इंग्लैंड सीरीज में भी और चैंपियंस ट्रॉफी में भी। तो देखते हैं कि आईपीएल में क्या कमाल करते हैं। बाकी फिल सॉल्ट को ये वेन्यू बहुत पसंद आता है, क्योंकि लास्ट सीजन में केकेआर से ही खेल रहे, तो भर भर के इन्होंने रन बनाए थे। तो इस मैच में ये आरसीबी की तरफ से खेलेंगे, अगेंस्ट केकेआर खेलेंगे, बट फिर भी वेन्यू तो सेम है। तो मुझे लगता है कि फिल सॉल्ट यहाँ पर कमाल करने वाले हैं। बाकी दोस्तों कल मुकाबला होगा शाम को 7:30 बजे। बैठ जाइएगा टीवी स्क्रीन के साथ। और जाते जाते आप लोगों के लिए एक प्रिडिक्शन कि भाई चांसेस कोलकाता के ज्यादा है, तो 60% चांस कोलकाता के हैं और 40% चांस जो है वो आरसीबी के हैं। तो ये था दोस्तों इस मैच का पूरा प्रीव्यू, जिसमें कोलकाता फेवरेट नजर आ रही है। और हाँ, अगर आप लोगों को फैंटेसी में इंटरेस्ट रखते हैं और ड्रीम 11 की फैंटेसी की फुल एनालिसिस प्लस टीम देखना चाहते हैं, तो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, तो जाइए और जरूर से जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।